हाँ जी, तो करें स्टार्ट। वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारी इस जावा की सीरीज में। और आज हम अपने मल्टी थ्रेडिंग में और डेप्थ में जाने वाले हैं। अब हम समझेंगे कि थ्रेड्स को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, थ्रेड्स पे कौन कौन से मेथड्स कॉल कर सकते हैं और थ्रेड्स का पूरा लाइफ साइकिल कैसा होता है। अगेन आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो फटाफट स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं थ्रेड्स के क्रिएशन की, कि हम अपनी थ्रेड्स को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जावा में क्योंकि हर चीज एक ऑब्जेक्ट होती है, राइट, आपको पता है। और हम जावा में अगर कुछ भी बनाते हैं तो हम उसकी क्लास बनानी पड़ती है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो थ्रेड्स को बनाने के लिए भी हमें कुछ क्लास बनानी पड़ेगी, राइट। अब जावा में ना थ्रेड्स को बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है, ओके। एक तो है कि हमारे पास जावा हमें एक थ्रेड क्लास देती है, ठीक है, थ्रेड नाम की क्लास देती है। आप उसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है, यानी कि उसको इनहेरिट कर लो, तो आपकी खुद की एक थ्रेड बन जाएगी, राइट। या फिर जावा हमें देती है एक इंटरफेस जिसका नाम है रनेबल इंटरफेस। अब अगर ये एक इंटरफेस है तो आप इसे इंप्लीमेंट कर लो, तब भी आपका थ्रेड वाला फंक्शनैलिटी क्रिएट हो जाएगी। कैसे, एक बार दोनों के हम यूजेस देखते हैं, दोनों को क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी demo.java करके खाली फाइल ले रखी है और हमें यहाँ पे बनानी है अपनी थ्रेड्स, ठीक है, और उस पर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास थ्रेड बनाने का एक तरीका है। सबसे पहले मैं कौन सा तरीका देखता हूँ कि हम अपनी थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं, जो जावा में थ्रेड क्लास होती है। तो लेट से मैं बनाता हूँ एक क्लास जिसका मैं नाम रखता हूँ माई थ्रेड, ठीक है, और मैं एक्सटेंड करता हूँ हमारी थ्रेड क्लास को जो जावा के अंदर होती है। ओके, तो मैंने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर दिया। अब देखो जावा में जो थ्रेड क्लास है ना, इसके पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं रन, ठीक है। तो मुझे उस मेथड को करना है ओवरराइड। तो मैं अभी बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। लेट से मैंने लिखा पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड रन, और मैंने इस मेथड को किया ओवरराइड। अब ये रन मेथड क्या है, देखो अब ये रन मेथड कहता है कि जो आपने अपनी थ्रेड बनाई है ना माई थ्रेड, इस थ्रेड से आप जो भी करवाना चाहते हो, जो भी लॉजिक परफॉर्म करवाना चाहते हो, वो इस रन मेथड के अंदर लिख दो। अब जो भी आप इस रन मेथड के अंदर लिखोगे ना, हमारी थ्रेड वो लॉजिक परफॉर्म करेगी, ठीक है। अभी देखेंगे ये होता कैसे। तो लेट से अभी मैं बहुत सिंपली एक काम करना चाहता हूं। मैं लेट से सिंपली लिखता हूं थ्रेड इज रनिंग। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मैंने अपनी खुद की एक थ्रेड क्लास बनाई, उसमें रन मेथड था, उसको ओवरराइड किया। अब ये रन मेथड कहाँ से आता होगा, हमारी थ्रेड क्लास से आता होगा, और मैंने प्रिंट कर दिया थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। अब मैं अपने मेन कोड में चलता हूँ, ठीक है। मेन कोड में मैं क्या करता हूँ, अपनी इस थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ लेट से माई थ्रेड, लेट से T1 इक्वल टू न्यू माई थ्रेड। ओके, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे करना है अपनी थ्रेड को स्टार्ट, ठीक है। तो हमारे पास जावा में एक मेथड होता है T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये मेथड कॉल किया ना, आप देखोगे कि हमारी थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हमारी स्क्रीन पे ये आउटपुट आ जाएगा। अब ये सिर्फ हमें इतना ही प्रिंट करना है, इसके बाद हमारी थ्रेड खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारी थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगी जिसे हम कहते हैं। और हमारा उसके बाद मेन मेथड भी टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा कोड खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बिहाइंड द सीन चीजें कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले करते हैं इसको रन, और देखो हमारे पास आउटपुट आ गया थ्रेड इज रनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार ना थोड़ा समझते हैं कि जब हमने कोड लिखा होगा तो इंटरनली क्या हो रहा होगा। देखो जैसे ही आपने लिखा T1 डॉट स्टार्ट, ठीक है, आपने लिखा T1 डॉट स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ होगा। बिहाइंड द सीन जैसे ही आपने मेथड लिखा ना T1 डॉट स्टार्ट, हमारे JVM ने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला कि मुझे एक्चुअली एक थ्रेड क्रिएट करनी है। अब थ्रेड्स क्रिएट कौन कर पाएगा, ऑब्वियसली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि JVM asks OS to create a new thread, ठीक है। तो ये हुआ बिहाइंड द सीन कि जो हमारे JVM ने OS को बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि एक नई थ्रेड क्रिएट करनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक थ्रेड क्रिएट की होगी, राइट। जैसे आपको पता है एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकती हैं। जब तक हमने इस खुद की थ्रेड को क्रिएट नहीं किया था, हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक मेन थ्रेड तो होती है हमेशा, राइट, जो हमारे फ्लो को एग्जीक्यूट करती है। अब हमारे प्रोसेस में इस मेन थ्रेड के अलावा एक और थ्रेड बन गई, ठीक है, जिसका रेफरेंस वेरिएबल है T1। अब इसका नाम क्या है वो भी देखेंगे, पर उसका रेफरेंस वेरिएबल T1 है, ओके। और आपको पता है जैसी थ्रेड क्रिएट होती है क्या होता है, थ्रेड को अपना खुद का स्टैक स्पेस और अपना खुद का प्रोग्राम स्पेस मिलता है, प्रोग्राम काउंटर मिलता है। तो लेट्स से थ्रेड्स गेट स्टैक एज वेल एज प्रोग्राम काउंटर स्पेस, ठीक है। एक बार जब थ्रेड को अपना स्पेस मिल गया तो थ्रेड रेडी है रन होने के लिए। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इंटरनली क्या हुआ होगा। जैसे हमने स्टार्ट कॉल किया होगा, इंटरनली स्टार्ट ने इस थ्रेड का, जो हमने थ्रेड बनाई है, उसका रन मेथड कॉल किया होगा और हमारी थ्रेड रन होने लग गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि हमारी जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट करेगी अपना रन मेथड, एग्जीक्यूट रन मेथड, और हमारी थ्रेड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको पता है थ्रेड को एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा कौन, हमारा CPU करेगा। यानी कि हमारी इस थ्रेड को, जिसको हम T1 थ्रेड बोल रहे हैं, इसको CPU स्पेस मिल जाएगा और वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ये तो एक तरीका था हमारी थ्रेड को क्रिएट करने का यूजिंग हमारी थ्रेड क्लास। अब देखो
यहाँ पे मैंने demo2.java करके सेम फाइल बनाई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थ्रेड को क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग रनेबल इंटरफेस, यूजिंग रनेबल इंटरफेस। अब ये रनेबल इंटरफेस क्या है, कुछ नहीं है, जावा हमें एक रनेबल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। कोई भी चीज जो रन हो सकती है उसे इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली हमारी जो थ्रेड क्लास है ना, ये भी अंदर से रनेबल इंटरफेस को ही इंप्लीमेंट करती है। तो अगर मैं थ्रेड क्लास के अंदर जाऊं तो देखो इंप्लीमेंट्स रनेबल, तो मैं अब क्या कर रहा हूं, अपनी खुद की एक सब थ्रेड नहीं बना रहा, मैं एक ऐसी क्लास बना रहा हूं जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो लेट्स से इस बार मैं अपनी क्लास का नाम लिखता हूं माई रनेबल, क्योंकि ये थ्रेड नहीं है, रनेबल है, और ये इंप्लीमेंट्स करता है हमारे रनेबल इंटरफेस को। ठीक है, अब इस रनेबल इंटरफेस में ना एक मेथड है अगेन जिसका नाम है रन, सेम मेथड है, तो और उसका रिटर्न टाइप भी सेम है वॉइड, तो पब्लिक वॉइड रन, और मैं इसमें वो काम परफॉर्म कर सकता हूं जो भी मुझे अपनी थ्रेड से करवाना है। तो लेट से अगेन मैं लिखता हूं सेम थ्रेड इज रनिंग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रनेबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, माई रनेबल, ना कि एक थ्रेड क्लास का, तो मुझे अगर एक नई थ्रेड में इस लॉजिक को रन करना है तो मुझे पहले खुद से थ्रेड बनानी पड़ेगी। अब मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, कुछ ऐसे। ठीक है, और इस थ्रेड के कंस्ट्रक्टर में मैं क्या पास करूंगा, हमारे रनेबल का एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं इस अपने माई रनेबल का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं लेट से माई रनेबल R1 इक्वल टू न्यू माई रनेबल, और मैं इस R1 को इस थ्रेड में एज अ कंस्ट्रक्टर पास कर सकता हूं, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली हमारी थ्रेड क्लास में एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होगा जो R1 बेसिकली रनेबल नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल लेता होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें जाऊंगा तो मेरे को दिख जाएगा, देखो मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है और जो क्या करता है, रनेबल नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल टास्क नाम से लेता है। तो बेसिकली मैंने उसको एक रनेबल इंटरफेस दे दिया। अब अगेन जो मैंने पहले किया था मैं वही करूंगा, T1 को कर दूंगा स्टार्ट। अब अगेन बिहाइंड द सीन वही हुआ होगा, जैसे ही मैंने स्टार्ट कॉल किया, हमने क्या किया, हमने अपने JVM को बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहे कि एक नई थ्रेड क्रिएट करो। ठीक है, एक नई थ्रेड क्रिएट होगी, उसका स्टैक स्पेस और प्रोग्राम काउंटर्स को मिल जाएगा और थ्रेड हमारे रन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगी। इस बार कौन सा रन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला रनेबल वाला। ठीक है, तो अगर अभी भी मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो हमारा थ्रेड इज रनिंग करके आउटपुट आ जाएगा। तो अगर आपको समझ आया ना ये दोनों तरीके थ्रेड को क्रिएट करने का, इन दोनों में एक मेजर फर्क क्या था कि जब हमने अपनी थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया था, हम एक्चुअली एक थ्रेड ही तो बना रहे थे, राइट, क्योंकि हमारी माई थ्रेड भी एक टाइप ऑफ थ्रेड थी, क्योंकि एक्सटेंड का मतलब इज अ रिलेशनशिप होता है ना। तो बेसिकली मैं यहां लिख सकता हूं कि जब हमने इसको एक्सटेंड किया था ना, तो वी वर डिफाइनिंग अ थ्रेड, डिफाइनिंग अ थ्रेड। पर जब हमने अपने रनेबल को इंप्लीमेंट किया था तो वी वर डिफाइनिंग अ टास्क, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डिफाइनिंग अ टास्क। हम ये बता रहे थे कि टास्क क्या परफॉर्म करना है, राइट, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है हमारी थ्रेड के अंदर। तो हम अलग से अपनी थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे और उसमें रनेबल नाम के रेफरेंस वेरिएबल को एज अ कंस्ट्रक्टर पास करते थे, राइट। तो अगर मैं इनकी हायरार्की दिखाऊं ना, तो हायरार्की जैसे मैंने आपको बताया ऐसे होती है कि सबसे ऊपर आता है हमारा रनेबल इंटरफेस, ठीक है, और हमारे रनेबल इंटरफेस को ऑलरेडी हमारी जो थ्रेड क्लास है जावा के अंदर वो इसको इंप्लीमेंट करती है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये है हमारा इंटरफेस और ये है हमारी एक क्लास। ठीक है, और हमारी जो थ्रेड क्लास है वो ऑलरेडी इस रनेबल को इंप्लीमेंट कर रही होती है। तो जब हम अपनी जावा में अपनी थ्रेड को क्रिएट करते हैं एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, तो हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, हम एक्चुअली एक सब थ्रेड बना रहे होते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला माई थ्रेड, और वो क्या करती है, वो एक्सटेंड करती है हमारी थ्रेड क्लास को, है ना। तो इनडायरेक्टली वो इंप्लीमेंट भी तो कर रही है रनेबल को, है ना। तो एक तो तरीका ये था जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा तरीका, मैंने यहाँ पे अपना माई रनेबल करके एक इंटरफेस बना दिया जो डायरेक्टली क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा रनेबल इंटरफेस को, है ना। अब माई रनेबल और थ्रेड में दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे जब मैंने माई थ्रेड बनाई थी ना, तो वो एक्चुअली एक टाइप ऑफ थ्रेड थी। तो अगर मैंने इसका माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट T1 रखा है तो मैं सिंपली T1 पे स्टार्ट कॉल कर सकता हूँ, ये मैंने एक्चुअली एक थ्रेड ही बना दी है। पर जब मैंने माई रनेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसको लेट से मैंने बोला था रनेब, तो लेट से इसको मैं R1 बोलता हूं, तो यहां पे मैंने एक टास्क बनाया है जो एक थ्रेड परफॉर्म कर सकती है। इस टास्क को एक्चुअली रन करने के लिए मुझे अगेन एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड में लिखता था, उसके बाद मैं T1 को स्टार्ट करता था, राइट। और जब मैंने इस थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड लिखूंगा, इसके कंस्ट्रक्टर में मैं इस R1 को पास करता था, राइट। तो दोनों में फर्क ये है कि जब मैं थ्रेड को एक्सटेंड करूंगा, मैं एक्चुअली एक थ्रेड बना रहा हूं, और जब मैं एक खुद का रनेबल बनाऊंगा, लेट्स से माई रनेबल, जो इंप्लीमेंट करेगा मेरे इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रनेबल इंटरफेस को, तो मैं एक टास्क बना रहा हूं ना कि एक थ्रेड। तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख देता हूं कि मेरे पास एक दूसरा तरीका है कि मैं खुद का एक रनेबल इंटरफेस बना दूं, लेट्स से माई रनेबल। अब देखो जावा ने दोनों तरीके दे रखे हैं, दोनों में बेटर तरीका आपके हिसाब से कौन सा है।
अब देखो सिंपल सी बात है, हमेशा हम रनेबल इंटरफेस वाला लॉजिक प्रेफर करेंगे। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे मेजर रीजन ये है, तो लेट्स से मैंने अगर एक क्लास बनाई है, इस क्लास को कुछ भी बोल देता है, अभी के लिए बोलता हूँ मैं एक्स, ठीक है। अब मैं इस क्लास को इंप्लीमेंट करवा सकता हूं हमारे रनेबल इंटरफेस से। तो इंप्लीमेंट्स रनेबल, और मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा हमारे रन मेथड को। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉइड रन, इसको मैंने ओवरराइड किया और यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक परफॉर्म किया, ठीक है। पर इसके अलावा ना हमारी ये पूरी क्लास एक नॉर्मल क्लास की तरह भी बिहेव कर सकती है, राइट। अब ये जो एक्स है, ये हमारी बिल्कुल नॉर्मल क्लास हो सकती है। इसके बाद खुद के इंस्टेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ मेथड्स हो सकते हैं, बस ये साथ में रनेबल को भी इंप्लीमेंट करता है। तो इसके पास एक रन मेथड भी है जो कि एक थ्रेड रन कर सकती है, दैट्स इट। अब इसका फायदा ये है क्योंकि जावा में हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपने क्लास बना दी, लेट्स से अगर आपने इसकी क्लास बनाई होती एक्स और आप एक्सटेंड कर लेते अपनी थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड थ्रेड, तो उसके बाद क्या होता, आपकी ये जो एक्स है ना, ये सिर्फ एक थ्रेड बन के रह जाती। तो फिर उसके बाद ये और कोई क्लास को एक्सटेंड कर ही नहीं पाती, राइट। अब इसका पूरा का पूरा लॉजिक इस थ्रेड के अराउंड घूमता। तो मैंने कहा हम क्यों थ्रेड बनाए, हम सीधा एक क्लास बनाते हैं जो इंप्लीमेंट करती है रनेबल इंटरफेस को। अब वो एक टास्क बताएगी कि वो क्या टास्क परफॉर्म कर सकती है अपने रन मेथड के अंदर। अब अगर आपको इस टास्क को किसी भी थ्रेड में परफॉर्म करवाना है, आप सिंपली उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ और इस रनेबल के इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल को वहां पास कर दो। तो बेसिकली अगर मैं आपको फायदे गिनवाऊं ना, तो मैं सबसे पहला फायदा मिलता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न का। अब सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम एक क्लास बनाते हैं जो रनेबल को इंप्लीमेंट करती है, तो वो हम एक टास्क बना रहे हैं। यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक टास्क डिफाइन कर रहे हैं, राइट, रादर देन एक थ्रेड डिफाइन करना। हम ये बता रहे हैं क्या करना है, राइट। अगर हम एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें ये बताना होता है कि इसे रन कैसे करना है, हमें उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक टास्क बनाना चाहते हैं। तो हमने कंसर्न सेपरेट कर दिया कि थ्रेड जावा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, हम उस थ्रेड को कॉल कर लेंगे, पर मैंने बता दिया कि मुझे उस थ्रेड में करना क्या है, राइट। उसके अलावा हमारा सेकंड बेस्ट एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी। आप देखो, आपने बनाया एक क्लास एक्स जो रनेबल को इंप्लीमेंट करती है और उसमें कुछ लॉजिक लिख दिया जो आप चाहते हो थ्रेड परफॉर्म करे। अब इस लॉजिक को ना आप मल्टीपल थ्रेड्स को भी दे सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास एक T1 थ्रेड है, एक T2 है, एक T3 है। सब में मैंने क्या किया, मैंने इसी R1 नाम के रेफरेंस वेरिएबल को पास कर दिया, इधर भी R1 इधर भी R1, ठीक है। R1 क्या है, R1 लेट्स से इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसका एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो अब ये तीनों थ्रेड्स ये सेम लॉजिक परफॉर्म कर सकती हैं। तो फायदा मुझे क्या मिल गया, रीयूजेबिलिटी का। और अगेन अपना सबसे बड़ा फायदा मल्टीपल इनहेरिटेंस तो है ही, राइट, क्योंकि जावा में सिंपली मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है क्लास के थ्रू। तो अगर मैंने अपनी एक्स क्लास में एक्सटेंड कर लिया थ्रेड क्लास, तो मैं और कोई क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता। पर अगर मैंने सिर्फ रनेबल को इंप्लीमेंट किया हुआ है, तब मैं किसी और क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता हूं और ऑब्वियसली मल्टीपल इंटरफेसेस को तो इंप्लीमेंट कर ही सकता हूं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। पर देखो, आप चाहे थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करो या फिर आप हमारे रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो, एट द एंड ऑफ द डे बिहाइंड द सीन आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हो कि मुझे एक नई थ्रेड बनानी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका जो भी प्रोसेस होगा, लेट्स से ये आपका प्रोसेस है, इसके अंदर अभी तक एक मेन थ्रेड थी, ठीक है। लेट्स से ये है आपकी मेन थ्रेड, ये आपके लिए एक अलग से न्यू थ्रेड बना देगा। लेट्स से उसका रेफरेंस वेरिएबल है T1, इसका नाम कुछ और है वो अभी देखेंगे, पर अभी मैं रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उसका रेफरेंस वेरिएबल है T1 और उसके पास ऑब्वियसली आपको पता है खुद का अपना स्टैक स्पेस होगा, खुद का उसका पास प्रोग्राम काउंटर होगा और हम इस T1 थ्रेड को इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि हम प्रेफर करते हैं कि हम रनेबल को ही इंप्लीमेंट करें, राइट, रादर देन थ्रेड को एक्सटेंड करना, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं। इसका एक और फायदा बताऊं, रनेबल इंटरफेस है हमारा एक फंक्शनल इंटरफेस। ये है हमारा फंक्शनल इंटरफेस, ये है हमारा फंक्शनल इंटरफेस। अब फंक्शनल इंटरफेस का फायदा क्या है, फंक्शनल इंटरफेस का फायदा ये है कि हम यहाँ पे लैम्डा यूज कर सकते हैं, राइट। तो एक बार फटाफट उसे कोड में देखते हैं। तो देखो यहाँ पे demo2.java में मैंने क्या किया था, अपनी माई रनेबल नाम की क्लास बनाई थी और रनेबल को इंप्लीमेंट किया था और फिर रन को ओवरराइड किया था और फिर मैंने एक्चुअली रन को यहाँ पे पास किया होगा, ठीक है। अब मैंने कहा क्योंकि फंक्शनल इंटरफेस है ना, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इस R1 का रेफरेंस वेरिएबल ना पास करके सीधा एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर दूं, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं, मुझे लॉजिक क्या परफॉर्म करना था, मुझे बस थ्रेड इज रनिंग प्रिंट करना था। तुम सिंपली लिख सकते हैं कि नो इनपुट, मैं इनपुट कुछ नहीं लूंगा, बस मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे प्रिंट कर दो थ्रेड इज रनिंग, रनिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये नहीं आएगा सेमीकोलन यहाँ पे और हमारा काम हो गया, सिंपल। अब देखो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है इस क्लास बनाने की, मैं बस अपनी थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड और यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर दूंगा। अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ। अब जब मैं T1 डॉट स्टार्ट करूंगा और मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा थ्रेड इज रनिंग करके आ जाना चाहिए।
अब देखो इंटरेस्टिंगली मैंने आपको कहा था ना कि ये जो हमने थ्रेड क्रिएट की है इसका नाम T1 नहीं है, तो हमारा रेफरेंस वेरिएबल है, तो इसका नाम क्या है, हम किसी थ्रेड को कॉल कैसे कर सकते हैं और नाम क्यों जानना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, जब आप प्रोडक्शन पे मल्टी थ्रेडिंग कोड लिखते हो, मतलब आपके कोड में मल्टीपल थ्रेड्स आप यूज करते हो, ठीक है, तो आपका कोड ना ऑब्वियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी थ्रेड्स रन हो रही हैं, अपने अपने टाइम पे रन हो रही हैं, और अभी हम आगे देखेंगे भी कि थ्रेड डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती, कोई भी थ्रेड पहले चल सकती है वगैरह वगैरह। तो मल्टी थ्रेडिंग कोड को डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस केस में अगर हमें हर थ्रेड का नाम पता हो, या फिर एक स्पेशल कैरेक्टर, या फिर उसकी एक आईडी पता हो, तो हमारे लिए चीजें कितनी आसान हो जाएगी, राइट। तो फटाफट देखते हैं कि हम थ्रेड का नाम और उसकी आईडी कैसे जान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने demo3.java बनाई है, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं थ्रेड आईडी की। तो मैं लिख देता हूँ थ्रेड आईडी एंड लेट्स से थ्रेड नेम, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले ना आप सारी थ्रेड्स को भूल जाओ। देखो मैंने आपको कहा था ना, जावा में जब भी हम अपना मेन मेथड लिखते हैं, ठीक है, तो अंदर से क्या होता है, एक मेन थ्रेड तो क्रिएट होती ही होती है, राइट। उस मेन थ्रेड का नाम पहले प्रिंट करके देखते हैं स्क्रीन पे। तो लेट से मैं लिखता हूं system.out.println, और मुझे क्या लिखना है, मुझे अपनी करंट थ्रेड जो एक्चुअली अपनी रन हो रही है मेन थ्रेड, उसका नाम प्रिंट करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। तो बेसिकली मेरे पास जो थ्रेड क्लास है ना, हमारी थ्रेड क्लास, उसके पास एक स्टैटिक मेथड है करंट थ्रेड, ठीक है। अब जैसे मैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड कॉल करता हूं, मुझे पता क्या मिलता है, मुझे रेफरेंस मिल जाता है मेरी करंट थ्रेड का। और मेरी करंट थ्रेड कौन सी थ्रेड है, आपको पता है मेन थ्रेड। तो जो अभी मेरा मेन फंक्शन रन हो रहा है जिस थ्रेड में, मेन थ्रेड में, उसका मुझे एक रेफरेंस मिल गया, ठीक है। और आपको पता है रेफरेंस क्या होता है, अगर मैं करंट थ्रेड वाले मेथड के अंदर जाके देखूं तो देखो मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, मुझे रिटर्न कर रहा है थ्रेड टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअली हीप में एक थ्रेड टाइप का ऑब्जेक्ट होगा जिसका मुझे रेफरेंस मिल गया हमारे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड के अंदर। अब मैं इसके अंदर एक मेथड कॉल कर सकता हूं डॉट नेम, डॉट गेट नेम, ठीक है। अब गेट नेम से मुझे क्या मिला, मुझे इस पर्टिकुलर थ्रेड की, जो मेरी करंट थ्रेड है, उसका नाम प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अपनी थ्रेड क्लास को बोला कि पहले मेरी करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट लाके दे मुझे। तो इस करंट थ्रेड ने मुझे, देखो मुझे एक ऑब्जेक्ट लाके दिया, ये थ्रेड टाइप का। ये कौन सी थ्रेड है, जो मेरी करंट थ्रेड है, जो बेसिकली रन हो रही है, ठीक है। उसका रेफरेंस वेरिएबल मुझे मिल गया, उस पे मैंने डॉट गेट नेम कॉल कर दिया उस ऑब्जेक्ट पे। तो मेरी करंट थ्रेड पे जैसे मैंने डॉट गेट नेम कॉल किया, मुझे उसका थ्रेड का नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या मैं डायरेक्टली थ्रेड डॉट गेट नेम कर सकता था, गेट नेम कर सकता था? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो गेट नेम मेरा एक स्टैटिक मेथड नहीं है, यहाँ पे लिखा भी होगा कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक मेथड, राइट। तो गेट नेम मेरा एक नॉन स्टैटिक मेथड है जो आप एक ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हो। तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे अपनी करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मुझे अपनी करंट थ्रेड कैसे मिलेगी, बाय कॉलिंग थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ठीक है। तो मैंने इसका नाम प्रिंट कर दिया। अब एक बार इसको स्क्रीन पे प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो मेरे पास नाम आ गया मेन, राइट। तो ये मेरी करंट थ्रेड का नाम है। अच्छा, मैंने आपको कहा था इसकी एक आईडी भी होती होगी, तो मैंने लिखा अगर थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट आईडी, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया गेट आईडी मेथड। अभी देखो यहाँ पे इस गेट आईडी को मेथड को इसने काट रखा है, वो क्यों काट रखा है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी लेकिन इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरा मेन कॉल हुआ, इसका नाम और आईडी कॉल हो गई 1, इसकी आईडी है 1 बाय डिफॉल्ट। अब देखो यहाँ पे ना इसी ने मुझे कुछ नोट दे दिया, ठीक है। तो इसने मुझे बताया कि आपकी जो demo3.java फाइल है ना, वो एक डेप्रिकेटेड एपीआई यूज कर रही है, ठीक है। डेप्रिकेटेड एपीआई का मतलब ये जो गेट आईडी मेथड है ना, ये जावा ने डेप्रिकेट कर दिया। जावा कहती है कि आप अपने कोड में अब इसको यूज करना बंद कर दो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आने वाले रिलीज में मैं इस मेथड को ही हटा दूं, ठीक है। तो जावा जब भी आप इसको देखो यूज करोगे, जावा आपको वार्निंग देगा। इनफैक्ट जब भी आप इसे प्रिंट भी करोगे तो जैसे हमने देखा, जावा आपको नोट भी बता देगा कि यार कि आप एक डेप्रिकेटेड एपीआई यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, उसे यूज मत करो। अब इसको हटाने का क्या रीजन है, देखो सिंपल सी बात है, जावा को ऐसा लगा कि जो आईडी मेथड है ना, ये अननेसेसरी है, ये आपको एक फॉल्स सेंस देता है कि इसका कोई मतलब होगा। जैसे यहाँ पे आईडी की जगह क्या प्रिंट हुआ 1, पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। कभी भी कोई रियल लाइफ में आईडी कॉल नहीं करता किसी भी थ्रेड की, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। अब मान लो मैंने अपनी खुद की कोई थ्रेड बनाई, उसकी आईडी हो जाएगी 2, फिर मैंने एक नई थ्रेड बनाई, उसकी आईडी हो जाएगी 3, पर ये 1 2 3 ना कोई ऑर्डरिंग नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपनी थ्रेड को स्टार्ट कर दूंगा ना, तो हो सकता है कोई भी थ्रेड पहले रन हो जाए, जो भी हम आगे देखेंगे कि थ्रेड ना एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर में शो करती है। तो यहाँ पे ना आईडी नाम के मेथड की कोई जरूरत ही नहीं थी। जावा को ऐसा फील हुआ तो उसने इस मेथड को डेप्रिकेट कर दिया। पर अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है, अभी हम यूज कर पा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब मैं काम करता हूँ, ठीक है, अपनी खुद की बनाता हूँ एक थ्रेड। तो मैंने कहा था सबसे आसान तरीका क्या है, मैं थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड ऐसे बनाऊं, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मैं एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर दूं, ठीक है। अब लैम्डा एक्सप्रेशन क्या करेगी, नो इनपुट, लेकिन प्रिंट करेगी स्क्रीन पे, लेट से प्रिंट करेगी अगेन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। तो लेट से मैं लिख देता हूँ थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। अब जब यहाँ पे मैं थ्रेड डॉट करंट थ्रेड करूंगा तो मुझे कौन सी थ्रेड मिलेगी, मुझे ये वाली थ्रेड मिलेगी, इसका रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा, और मैंने उस पर परफॉर्म कर दिया डॉट गेट नेम, राइट। तो मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, मुझे इस वाली थ्रेड का नाम प्रिंट होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं।
मैं लिखता हूँ इसको कुछ ऐसे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ system.out.println। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम ऑफ माई थ्रेड इज, और यहाँ पे मेरी थ्रेड का नेम प्रिंट हो जाएगा। तो अगेन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, ठीक है। और ऐसे ही मैं स्क्रीन पे प्रिंट कर लेता हूँ अपनी थ्रेड की आईडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी, लेट्स से आईडी ऑफ माई थ्रेड इज गेट आईडी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि थोड़ा सेपरेशन रहे। यहाँ पे हमारा मेन और उसकी आईडी प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे सिंप, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नेम ऑफ माई थ्रेड, उसका नाम, और मेरी जो थ्रेड मैंने खुद की बनाई है उसकी आईडी, ठीक है। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, मैंने ये थ्रेड तो बना दी, पर लेट से मैं इस T1 पे ना स्टार्ट कॉल नहीं करता, तो क्या कभी मेरी थ्रेड कॉल होगी? एक बार अगर इसको रन करेंगे तो देखो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारा बस मेन और वन, बेसिकली हमारे करंट जो हमारी मेन थ्रेड है उसका नाम और उसकी आईडी प्रिंट हो गई, हमारी ये थ्रेड कॉल ही नहीं हुई, क्योंकि हमने इसको स्टार्ट ही नहीं किया। हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला ही नहीं कि हमारी ये जो थ्रेड है ना इसके लिए एक नई थ्रेड बनाओ। तो जब तक हम ये T1.start कॉल नहीं करेंगे, T1.start कॉल नहीं करेंगे, तब तक हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड बनेगी ही नहीं, और अंदर से हमारा ये जो रन मेथड है जिसको हमने लैम्डा लिखा हुआ है ये कॉल होगा ही नहीं। अब मैंने यहाँ पे T1.start कॉल कर दिया, ठीक है। अब एक बार इसको रन करते हैं, तो आप देख सकते हो पहले प्रिंट हुआ मेन वन, बेसिकली हमारी जो मेन थ्रेड है उसका नाम और उसकी आईडी, और उसके बाद नेम ऑफ माई थ्रेड इज थ्रेड 0, आईडी ऑफ माई थ्रेड इज 20। इसने देखो रैंडमली कोई आईडी यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं है 1 2 3, इसने रैंडमली कोई यूनिक आईडी जनरेट करी जो लॉन्ग टाइप की होगी और वो मेरे को प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब आप सोच सकते हो, अब मैं अगर एक और थ्रेड बनाता यहाँ पे, लेट्स से थ्रेड T2, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता नेम ऑफ माई सेकेंड थ्रेड इज, और यहाँ पे भी सेकेंड आईडी इज, ठीक है। और यहाँ पे मैं T1.start करके T2.start कर देता, तो मेरी दोनों थ्रेड स्टार्ट हो जाती। बेसिकली मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 थ्रेड बनेगी मेरी खुद की। अब मैं अगर इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो मेन वन, नेम ऑफ माई थ्रेड इज थ्रेड 0, फिर नेम ऑफ माई सेकेंड थ्रेड इज थ्रेड 1, आईडी सेकेंड थ्रेड की 21 है और आईडी माई थ्रेड की 20 है। अब यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, इनके प्रिंट करने का ना ऑर्डर देखो, एक बार आप ध्यान से देखो। मैंने 2 थ्रेड बनाई है T1 T2। T1 में मैं 2 चीजें प्रिंट करता हूँ, उसका नाम और उसकी आईडी। T2 में भी उसका नाम और उसकी आईडी, ठीक है। और मैंने क्या किया, T1 को स्टार्ट किया, T2 को स्टार्ट किया। अब आप ध्यान से देखो, सबसे पहले प्रिंट होती है ये वाली लाइन, नेम ऑफ माई थ्रेड इज थ्रेड 0। तो बेसिकली सबसे पहले T1 का नेम प्रिंट होता है, उसके बाद प्रिंट होता है नेम ऑफ माई सेकेंड थ्रेड इज थ्रेड 1, उसके बाद देखो T2 का नेम प्रिंट होता है, बेसिकली ये वाली लाइन, उसके बाद आईडी ऑफ माई सेकंड थ्रेड, फिर इसकी आईडी प्रिंट हो जाती है, और फिर आईडी ऑफ माई फर्स्ट थ्रेड, बेसिकली इसकी आईडी प्रिंट हो जाती है। तो आप देख रहे हो इसमें ना कोई ऑर्डर नहीं है। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूंगा तो हो सकता है पहले ये दोनों रन हो जाए और उसके बाद ये दोनों, या फिर हो सकता है पहले इसका नाम प्रिंट हो जाए, फिर इसका नाम, और फिर इसकी आईडी और फिर इसकी आईडी। हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी हम देखेंगे, रेस कंडीशंस वगैरह क्या होती है हमारी थ्रेड्स के अंदर। पर आप ऐसा मान सकते हो कि जावा ना ऑर्डर्स को प्रिजर्व नहीं करता, वो कोई भी ऑर्डर में चीजें प्रिंट कर सकता है। तो इसके लिए अगर मान लो मैं इसको दोबारा से रन करके देखूं, तो देखो जैसे मैं इसको दोबारा रन किया, इस बार पहले नेम ऑफ सेकंड थ्रेड प्रिंट हो गया, यानी कि पहले ये प्रिंट हो गया, उसके बाद नेम प्रिंट हुआ फर्स्ट आईडी का, बेसिकली फर्स्ट थ्रेड का, फिर आईडी ऑफ माई थ्रेड, बेसिकली इसकी आईडी प्रिंट हुई, और फिर नीचे वाली की आईडी प्रिंट हुई। तो आप देख सकते हो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। अब अगेन हमें क्यों चाहिए थ्रेड का नाम, आईडी तो डेप्रिकेटेड है तो हम इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, पर थ्रेड का नाम फायदा देता है हमें लॉगिंग पर्पस के लिए। जब हम एक अपना प्रोडक्शन बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सी थ्रेड हमारी करंटली चल रही है, तो हम उसको लॉक कर सकते हैं यूजिंग नेम ऑफ दैट थ्रेड। इनफैक्ट अभी हम जावा में मेथड्स देखेंगे ना थ्रेड क्लास के, तो आपको पता लगेगा कि हम इस नेम को चेंज भी कर सकते हैं। अब इसका नाम क्या है, थ्रेड 0, थ्रेड 1, ये आपको इंटरेस्टिंगली कुछ बता नहीं रहा, राइट। ये इसके खुद के सेल्फ जनरेटेड नेम है। मैं चाहता हूं हम इसके खुद के कुछ अपने नाम रख पाए, तो हमारे पास सेट नेम करके मेथड भी होता है, वो भी अभी हम देखेंगे जब सारे मेथड्स एक साथ देखेंगे। पर अभी ना मैंने demo4.java फाइल बनाई है आपको एक चीज बताने के लिए, हमारा जो स्टार्ट मेथड है और हमारा जो रन मेथड है उन दोनों में फर्क समझाने के लिए। आपने देखा होगा जब भी हम एक थ्रेड क्रिएट करते हैं हम उसका स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं, राइट। लेकिन हमारी थ्रेड के अंदर एक रन मेथड होता है और हमारे रनेबल के अंदर भी रन मेथड होता है। ओवरराइड तो हम उसी को कर रहे होते हैं, राइट, और उसी में अपना लॉजिक लिखते हैं। तो हम खुद से रन क्यों नहीं कॉल करते? तो देखो आप इमेजिन करो कि मैंने एक थ्रेड बनाई, लेट्स से T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। और मैं लेट से यहीं पे लॉजिक पास करता हूँ कि मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं उसका नाम प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली लिखता हूँ करंट थ्रेड इज, और आपको पता ही है हमारी थ्रेड क्लास होती है उसके अंदर होता है डॉट गेट नेम, सॉरी डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, कुछ इस तरीके से। अब देखो मैंने क्या कहता है यहाँ पे मैंने अपने कोड में तो थ्रेड क्रिएट कर दिया कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। पर ऑपरेटिंग सिस्टम एक नई थ्रेड तब तक नहीं बनाएगा जब तक मैं इस T1 पे स्टार्ट कॉल नहीं कर देता,
ठीक है। पर आप सोचो, इमेजिन करो, यहाँ पे मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में जो लैम्डा एक्सप्रेशन दी है, ये क्या है? ये हमारे रनेबल का एक इंटरफेस ही तो है, राइट? अगर मैं इसका बड़ा कोड लिखता तो मैं कुछ ऐसा लिखता कि मैं अपना रनेबल नाम का एक खुद की क्लास बनाता, इंप्लीमेंट करता रनेबल, उसमें एक रन मेथड होता और उसमें लॉजिक लिखता, और फिर इस पूरे को मैं कहाँ पास करता? हमारे कंस्ट्रक्टर में, थ्रेड के, राइट? जैसे हमने यहाँ पे देखा था, राइट? जैसे हमने पहले देखा था। तो ये रन नाम का मेथड ही तो है। तो अगर मैं यहाँ पे t1.start ना करके यहाँ पे t1.run मेथड कॉल करूं तो क्या होगा? ठीक है, एक बार देखते हैं। सबसे पहले अपना स्टार्ट कॉल करते हैं नॉर्मली, जो हम करते थे कि हमने अपनी थ्रेड को स्टार्ट कर दिया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला एक नई थ्रेड बना, अंदर से उसने एक नई थ्रेड बनाई, उसका एक स्टैक स्पेस मिला, एक प्रोग्राम काउंटर मिला, और अंदर से ही उसने इस रन मेथड को कॉल किया होगा और हमारा लॉजिक प्रिंट हो गया होगा। अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे खुद की थ्रेड बनाई है तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए करंट थ्रेड इज, और जो भी मेरे थ्रेड का नाम होगा, लेट्स से थ्रेड 0, तो मैं करता हूँ इसको प्रिंट और मेरा आ गया करंट थ्रेड इज थ्रेड 0। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इस t1.start को कॉल ना करके इस t1.run को कॉल करते हैं। मैं कह रहा हूं लेट्स से मैं रन मेथड खुद से कॉल कर दूंगा, क्योंकि अंदर से भी तो स्टार्ट रन मेथड को कॉल करता ही होगा। तो देखो अब क्या प्रिंट होगा। तो जैसे ही मैंने रन मेथड कॉल किया तो आया करंट थ्रेड इज मेन। इसका मतलब ये कि जब तक हम स्टार्ट कॉल नहीं करेंगे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक नई थ्रेड बनाएगा ही नहीं। तो जब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नई थ्रेड नहीं बनाएगा, तो अगर हमने सीधा t1.run बेसिकली इसका रन मेथड कॉल करा, इसका रन मेथड क्या था? ये था बेसिकली एक फंक्शन इंटरफेस ही तो है। तो मैंने कहा इसका लॉजिक प्रिंट कर दो, तो उसे सिंपली इसका लॉजिक प्रिंट कर दिया कि करंट थ्रेड इज। तो जब अब ये थ्रेड डॉट करंट थ्रेड करेगा तो इसको कौन सी थ्रेड मिलेगी? इसे अपनी मेन थ्रेड ही मिलेगी, क्योंकि हमारी जो थ्रेड t1 है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बनी ही नहीं। यानी कि अगर ये थ्रेड बनी ही नहीं तो हमारी नॉर्मल मेन थ्रेड चल रही थी। तो जब आप अपनी मेन थ्रेड पे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड करोगे तो आपको उसी का रेफरेंस वेरिएबल मिलेगा, हेंस आपका उसी का नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आप t1.run डायरेक्टली खुद से कॉल करते हो तो आप अपनी मेन थ्रेड पे ही रन कॉल कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में कोई थ्रेड बनी ही नहीं है। थ्रेड तभी बनेगी जब आप स्टार्ट मेथड कॉल करोगे, ना कि रन मेथड, क्योंकि स्टार्ट ही अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नई थ्रेड बनाने को बोलता है, जो कि अंदर से फिर इस रन मेथड को कॉल करती है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकलता है, जो मैंने आपको एक तो ऊपर बता दिया कि अगर आप रन मेथड डायरेक्टली कॉल करोगे तो क्या होगा, और एक दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हम एक थ्रेड को 2 बार स्टार्ट कर सकते हैं? सो कैन वी स्टार्ट द सेम थ्रेड ट्वाइस? क्या हम कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं इसको करके भी दिखा देता हूं। हमने t1 डॉट स्टार्ट किया, इसके बाद मैं लेट्स से t1 डॉट स्टार्ट दोबारा करता हूं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा आपके पास आ जाएगी एक्सेप्शन। और कौन सी एक्सेप्शन है? इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ये कह रहा है कि आपकी जो थ्रेड है वो इलीगल स्टेट में पड़ी है। इसका मतलब एक बार अगर थ्रेड को आपने स्टार्ट किया और वो रन हो गई और वो खत्म हो गई, तो आप दोबारा उस थ्रेड को स्टार्ट नहीं कर सकते। थ्रेड की लाइफ साइकिल यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अभी आगे हम थ्रेड की लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा, पर याद रखना आप एक थ्रेड को मल्टीपल टाइम कॉल नहीं कर सकते। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसका आंसर है नो। और इसकी एक्सप्लेनेशन जब हम थ्रेड लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी। अब देखो, मैंने यहाँ पे demo5.java करके एक फाइल बनाई है, क्योंकि मुझे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बतानी है, जो है थ्रेड का एग्जीक्यूशन ऑर्डर, या फिर मैं कह सकता हूं हमारी थ्रेड का नॉन डिटर्मिनिज्म का नेचर। नॉन डिटर्मिनिज्म, मैंने आपको कहा था ना हमारी थ्रेड नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी थ्रेड कब रन होगी, कौन सी थ्रेड कब रन नहीं होगी। ठीक है, अभी हम वो देखेंगे ऐसा क्यों होता है। पर लेट से मैं यहाँ पे पहले ना 2 थ्रेड बनाता हूँ। पहले मैंने थ्रेड बनाई t1 इक्वल टू लेट से न्यू थ्रेड, इक्वल टू लेट से न्यू थ्रेड। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे ही लेट से यहाँ पे मैं एक और थ्रेड बनाऊंगा t2 इक्वल टू न्यू थ्रेड, न्यू थ्रेड। ठीक है, इसका भी लॉजिक मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा, बेसिकली रनेबल को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो इसकी लैम्डा लिखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि क्या हो कि मैं t1 जो मैंने थ्रेड बनाई है ना, ये 1 to 100 प्रिंट करे, लेकिन सिर्फ इवन नंबर्स, राइट? तो ये प्रिंट करे 2 4 6 8 10 ऐसे, और ये भी 1 to 10 प्रिंट करे, 1 to 100 प्रिंट करे, लेकिन सिर्फ उसके ऑड नंबर्स। तो 1 to 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हो गए तो 1 3 5 7 9, और इंक्लूसिवली क्योंकि 100 इवन है तो यहाँ पे 100 प्रिंट होना चाहिए, और लास्ट यहाँ पे 99 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, इनपुट मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं आउटपुट में क्या दूंगा, मैं एक लूप लगाऊंगा लेट से फॉर, तो लेट से मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो लेट से चलो कोई बात नहीं 1 से ही चला लेते हैं। आई लेस देन 100 लेस देन इक्वल टू 100 आई प्लस प्लस, और मैं सिंपली क्या करूंगा, चेक करूंगा कि अगर आपका जो नंबर है आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 0 मतलब इवन नंबर है, तो मैं उसे प्रिंट कर दूंगा। तो मैं सिंपली लिख दूंगा आई, या फिर मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ t1 प्लस आई, तो ये समझ जाएगा कि तो मैं समझ आ जाएगा कि t1 ने प्रिंट किया है। और सेम लॉजिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और सेम लॉजिक मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ पहले। अब मुझे यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं यहाँ पे आई मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0 लिख दूंगा, नॉट इक्वल टू 0, तो सारे मेरे ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा t2 डॉट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा t2 प्लस आई। ओके,
तो देखो यहाँ पे मैंने दो थ्रेड बनाई, एक T1 थ्रेड, एक T2 थ्रेड। ये इवन नंबर प्रिंट करती है, ऑड नंबर प्रिंट करती है, ठीक है। अब आप इंटरेस्टिंगली देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ T1 डॉट स्टार्ट, मैंने T1 को भी स्टार्ट किया, फिर मैं लिखता हूँ T2 डॉट स्टार्ट, मैंने T2 को भी स्टार्ट किया। अब नॉर्मली फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से अगर हम बिल्कुल बिगिनर हैं मल्टी थ्रेडिंग में, तो हमारा दिमाग ये कहेगा ना कि हमने T1 को पहले स्टार्ट किया है, तो पहले सारे इवन नंबर प्रिंट होने चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 10 अप टू 100, और फिर हमने T2 को स्टार्ट किया है, तो एक बार जब सारे इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे अप टू 100, फिर सारे ऑड नंबर प्रिंट होने चाहिए। पर क्योंकि हमारी थ्रेडिंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक होती है, हमारे कभी कभार हो सकता है इवन नंबर प्रिंट हो, फिर बीच में कुछ ऑड नंबर, फिर कुछ इवन नंबर, फिर बीच में कुछ ऑड नंबर, ठीक है। वो क्यों होती है आपको समझ आएगा, अभी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक गैप भी दे देते हैं ताकि हमें ज्यादा बेटर नंबर्स दिखने लगे, ठीक है। ओके, तो अब करते हैं इसे हम रन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स प्रिंट हुए। सबसे पहले T1 ने 2 प्रिंट किया, बहुत बढ़िया, क्योंकि 2 पहला इवन नंबर होगा। फिर T1 ने 4 प्रिंट किया, फिर 6, फिर 8। यहां तक तो बिल्कुल ऑर्डर में प्रिंट हुआ। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, हाँ, तो देखो सबसे पहले T1 को क्या प्रिंट करना था, इवन नंबर्स, तो इसने 2 4 6 8 ये तो बिल्कुल ऑर्डर में प्रिंट किया। लेकिन फिर T2 ने 1 3 5 7 9 प्रिंट किया, 11 13 भी प्रिंट किया, फिर T1 ने 10 प्रिंट किया, फिर T2 ने 15 प्रिंट किया, फिर T2 ने 17 19 21 23 25 यहां तक T2 ने प्रिंट किया। ओके, यहां भी T2 है, उसके बाद T1 आ गया। तो आप देख रहे हो ये कोई भी ऑर्डर में प्रिंटिंग हो रही है, कभी बीच में T1 प्रिंट कर रहा है, कभी T2 प्रिंट कर रहा है, और इनफैक्ट आप इसको जितनी बार चलाओगे हर बार आउटपुट आपको अलग अलग मिलेगा। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊंगा तो इस बार आउटपुट मुझे कुछ अलग मिल जाएगा। तो देखो इस बार पहले T2 ने स्टार्ट किया 1 3 5 7 9, पिछली बार T1 ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमें कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा अपनी थ्रेड्स में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार इसको समझते हैं। अब देखो हमने समझा था ना कि हमारी थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करता कौन है। अब ऑब्वियसली हमारी थ्रेड्स को एग्जीक्यूट करेगा एक सीपीयू। अब आपको पता है सीपीयू क्या होता है, उसके पास खुद का एक रजिस्टर होता है जिसमें वो इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करेगा कोई भी कैलकुलेशन का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसके पास खुद का कुछ रजिस्टर है, और इसको हम अपना खुद का एक सीपीयू बोलते हैं। यहाँ पे एक सिंगल कोर सीपीयू है। अब ऑब्वियसली हमारे पास मल्टी कोर भी हो सकते हैं। तो लेट्स से जैसे हमने ये बनाया है, हम यहाँ पे इसका एक और वर्जन बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने बनाए 2 सीपीयू। अब हमारे पास ना मल्टीपल थ्रेड्स होंगी। तो जैसे हमने अभी केस में हमारे पास 2 थ्रेड थी, जैसे हमारे ऊपर वाले केस में हमारे पास 2 थ्रेड थी, एक T1 थ्रेड थी। तो जैसे अभी अभी एग्जांपल में हमारे पास 2 थ्रेड थी, एक T1 थी, एक T2 थी, ठीक है। हमारे पास 2 थ्रेड्स हैं रन होने के लिए रेडी, क्योंकि हमने इन दोनों का स्टार्ट मेथड कॉल किया हुआ है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि मुझे 2 थ्रेड बनानी है, लो मैंने T1 और T2 बना दिया। अब ऑब्वियसली ये एक ही प्रोसेस के अंदर है, पर सीपीयू को इससे मतलब नहीं है, राइट। सीपीयू सिर्फ थ्रेड्स के साथ डील करता है, तो उसको बस ये दिख रहा है कि मेरे पास 2 थ्रेड्स हैं T1 T2। अब अंदर से ना सीपीयू के पास होता है एक शेड्यूलिंग फंक्शन, ठीक है, जिसको हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। और वो डिसाइड करता है अंदर से कि कौन सी थ्रेड मैं कब पिक करूंगा। अब आप इमेजिन करो, T1 को पिक किया इस सीपीयू ने और इसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। फॉर द मीन टाइम T2 को इसने पिक कर लिया। पर अगर ऐसा होता तो ये तो बिल्कुल कंबाइंड पैरेललिज्म हो गया, राइट, पैरेललिज्म। तो ये तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई नहीं चाहिए। और अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगी तो T1 के सारे नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे और पैरेलली T2 के नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। पैरेलली मतलब कुछ ऐसा प्रिंट हो रहा होगा, T1 ने 2 प्रिंट किया, फिर 1 प्रिंट हो गया T2 की वजह से, फिर इसने 4 प्रिंट किया, फिर इसकी वजह से 3 प्रिंट हो गया। मतलब ऑड इवन या इवन ऑड साथ साथ प्रिंट हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक दूसरा केस है कि T1 इस पे गई, इसने T1 को कुछ टाइम तक एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हुई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, T1 वापस अपनी जगह पे गया और फिर T2 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, फिर T1 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया, राइट। ऐसा भी हो सकता है। अब इवन हमारे पास हमारे कंप्यूटर में मल्टीपल कोर्स हैं, पर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स भी तो रन हो रही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसी कंप्यूटर में मेरा सिर्फ प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था, राइट, मेरे मल्टीपल एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में खुले होंगे, गूगल क्रोम खुला है, मेरा OBS सॉफ्टवेयर खुला है, राइट, जिसमें ये सब स्क्रीन शेयर हो रही है। तो बेसिकली मल्टीपल थ्रेड्स मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी हैं, जिसको सीपीयू को शेड्यूल करना है। तो हमारी ये जो 2 थ्रेड्स हमने T1 T2 बनाई थी, मुझे नहीं पता ये कौन से सीपीयू के पास जाएगी, कितने टाइम के लिए जाएगी, कितने टाइम के बाद वो रन होना बंद हो जाएगी, फिर दूसरी थ्रेड चली जाएगी। ये हमने सब फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सीपीयू डिसाइड करता है, उसका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या उसका शेड्यूलिंग फंक्शन ये चीज डिसाइड करते हैं, और ये मेरे हाथ में नहीं है। अब ये शेड्यूलिंग फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास मल्टीपल शेड्यूलिंग फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि एक राउंड रॉबिन होता है, एक आपका टाइम स्लाइसिंग होता है,
ठीक है, एक प्रायोरिटी बेस्ड हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे शेड्यूलिंग फंक्शन हो सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, पर वो हमारे हाथ में नहीं है एज अ जावा डेवलपर। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका सीपीयू डिसाइड करता है। उसके अलावा वो डिपेंड कर सकता है सिस्टम लोड पे, कि कितना सिस्टम पे लोड पड़ रहा है, राइट। उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेगा किस थ्रेड को कितनी प्रायोरिटी देनी है, कब तक रन करना है, राइट। और ऑब्वियसली हमारे हार्डवेयर पे भी डिपेंड करेगा, राइट। हमारे पास कितने कोर ऑफ सीपीयूज है, ठीक है, जितना ज्यादा कोर होंगे उतना ज्यादा चीजें पैरेलली रन हो पाएंगी, है ना। ऑब्वियसली उसके टाइम पे भी डिपेंड करेगा कि आपने थ्रेड क्रिएट कब की है। तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थ्रेड क्रिएशन टाइम, थ्रेड क्रिएशन टाइम, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो वो इस टाइम पे भी डिपेंड करेगा। अब ये थ्रेड क्रिएशन टाइम बेसिकली वो नहीं है जो हमने अपने प्रोग्राम में थ्रेड क्रिएट किया है, वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब उस थ्रेड को क्रिएट करेगा हमारे सीपीयू के लिए, ये वो वाला थ्रेड क्रिएशन टाइम है। ऑब्वियसली अगर हमने साथ में अपने प्रोग्राम में थ्रेड क्रिएट किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्हें ऑलमोस्ट साथ टाइम पे क्रिएट कर देगा, पर हो सकता है फिर भी T1 थोड़ा सा पहले क्रिएट हो जाए, राइट, और T2 को क्रिएट होने में टाइम लग जाए क्योंकि बीच में बाकी प्रोग्राम्स अपनी थ्रेड क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो T1 थोड़ा ज्यादा चल जाएगा लंबे टाइम तक और फिर T2 स्टार्ट हो पाएगा। तो ये सब वो चीजें हैं जिस पर डिपेंड करता है कि हमारे कौन सी थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगी। तो बेसिकली ये लेके आता है नॉन डिटर्मिनिज्म को, ठीक है। हमारा कोड अब डिटर्मिनिस्टिक नहीं रह जाता और इसकी वजह से होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। अगर आप एक अच्छा मल्टी थ्रेडिंग कोड नहीं लिखोगे तो आपको बहुत सारे एरर आ सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हो सकता है आप कुछ एक्सपेक्ट करो पर वो आउटपुट आए ना, ठीक है। आपको डीबगिंग में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि डीबग का मतलब क्या होता है, आपका कोड अगर डिटर्मिनिस्टिक ही नहीं है, अगर आपका कोड डिटर्मिनिस्टिक होता है तो हम डीबग कर सकते हैं कि अगर ये होगा तो उसके बाद ये होना चाहिए। पर नॉन डिटर्मिनिस्टिक कोड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर हो सकता है एक बार आए और अगली बार ना आए, ठीक है। तो डीबग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम अपना खुद का मल्टी थ्रेडेड कोड लिखें तो वो इस तरह लिखें कि उसमें एरर्स बहुत ही मिनिमाइज हो। हम अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे जो अभी हम देखेंगे मल्टी थ्रेडिंग सीरीज में अपनी, राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरी की पूरी मल्टी थ्रेडिंग का। अब अगर आपको ये समझ आया तो हम मूव करते हैं हमारी थ्रेड की लाइफ साइकिल पे। तो थ्रेड लाइफ साइकिल, अब देखो क्या होती है थ्रेड की लाइफ साइकिल। हम अभी तक थ्रेड को क्रिएट करते थे, राइट। हम लिखते थे थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और फिर यहाँ पे कुछ हम पास करते थे रनेबल का ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे कोई लैम्डा पास कर देते थे और फिर T1 को स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो हमारे हिसाब से ना हमारे माइंड में दो ही लाइफ साइकिल होती थी, एक हमने थ्रेड को क्रिएट कर दिया और एक हमने उसको स्टार्ट कर दिया, राइट। बट एक्चुअली इंटरनली ना थ्रेड्स मल्टीपल स्टेजेस से होके गुजरता है, उसी को थ्रेड लाइफ साइकिल बोलते हैं। उसकी मल्टीपल स्टेजेस क्या होती है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम साथ साथ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले थ्रेड की होती है एक न्यू स्टेट, ठीक है, न्यू स्टेट। अब ये वो स्टेट है जब आपने थ्रेड को क्रिएट किया है पर अभी तक थ्रेड स्टार्ट नहीं हुई, राइट। तो जब आप ये लॉजिक लिखते हो ना अपने कोड में, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, कुछ ऐसा लॉजिक, ठीक है। और यहाँ पे आप एक लैम्डा भी पास कर देते हो, लैम्डा, ठीक है। जब आप ये लॉजिक लिखते हो तो इस लॉजिक का मतलब क्या है, इस लॉजिक का मतलब बस ये है कि आप अपने कोड में बोल रहे हो कि मुझे थ्रेड नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है, T1 नाम का रेफरेंस वेरिएबल है और हीप में इसकी एक न्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगी। पर अभी तक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ी ना बोला है कुछ भी, है ना। ये तो आपने बस अपने कोड में थ्रेड बना के रख दी। तो इसको हम बोलते हैं न्यू फेज, कि आपने अपने कोड में तो थ्रेड बना दी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को तो अभी तक पता ही नहीं है कि मुझे एक सच में नई थ्रेड क्रिएट करनी है जो रेडी होनी चाहिए रन होने के लिए, राइट। तो ये है न्यू स्टेज। अब आप जब अपनी इस न्यू स्टेज पे स्टार्ट मेथड कॉल करते हो, जैसे आप लिखते हो T1 डॉट स्टार्ट, आप चले जाते हो एक नए स्टेज पे जिसका नाम होता है रनेबल, रनेबल स्टेज। इस स्टेज पे आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जैक्टली बोल दिया कि मेरी एक थ्रेड है उसको एक्चुअली बना के स्टार्ट कर दे। यानी कि अब अगर आपने अपने T1 थ्रेड बनाई थी तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो गई है। तो अगर लेट्स से आपने T1 थ्रेड बनाई थी और यहाँ पे आपका CPU है तो ये क्यू में आके खड़ी हो गई है। तो अगर यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स भी होंगी तो T1 भी रेडी हो गई है उनमें से CPU में एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट। आपने तो बस स्टार्ट कॉल किया था, राइट। अब स्टार्ट का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट का मतलब हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने बोला कि आपकी थ्रेड रेडी है। तो T1 T2 T3 लेट्स से तीनों थ्रेड आपने बनाई है, ये आपका CPU है, ये तीनों थ्रेड रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। पर मैंने आपको क्या कहा था, एक बार में एक कोर में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होती है ना। आप इमेजिन करो मल्टीपल कोर नहीं है, मैं यहाँ पे सिंगल कोर की बात कर रहा हूँ। एक इस कोर में एक बार में एक ही तो थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, तो या तो T1 होगी या T2 होगी या T3 होगी। तो जो थ्रेड अभी करंटली एग्जीक्यूट हो रही है वो होती है एक नए स्टेज में जिसको हम बोलते हैं रनिंग स्टेज। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूं, इसको हम बोलते हैं रनिंग स्टेज, रनिंग, क्योंकि अब वो हमारी थ्रेड करंटली रन हो रही है। और आपको पता है रनिंग स्टेज के लिए अंदर से
हमारी थ्रेड का रन मेथड कॉल हुआ होगा। तो राइट, इसलिए मैंने कहा था हम ये खुद से कॉल नहीं करते, ये तब कॉल होता है जब एक्चुअली हमारी थ्रेड रन हो रही है। तो जब ये T1 और T2 अगर मान लो दो थ्रेड है और ये हमारा CPU है और हमारा CPU अगर T1 को रन कर रहा है, लेट्स से यहाँ पे T1 रन हो रही है, तो इसका रन मेथड, इसका जो रन मेथड है वो कॉल हो रहा होगा। राइट, जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी और इस बार T2 रन होने लग जाएगी तो फिर इसका रन मेथड कॉल होगा। तो ये वो स्टेज है जब एक्चुअली हमारा रन मेथड कॉल हो रहा है थ्रेड की। अब आप इमेजिन करो थ्रेड रन हो गई, अपना पूरा काम परफॉर्म कर लिया, उसके बाद थ्रेड चली जाती है अपनी लास्ट एंड फाइनल स्टेज पे, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेटेड, बेसिकली हमारी जो थ्रेड है वो टर्मिनेट हो गई है। राइट, एक बार आपकी थ्रेड टर्मिनेट हो गई, उसके बाद आप उस थ्रेड को दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। ये हमने देखा था, यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आ जाती है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। राइट, तो और टर्मिनेटेड स्टेज पे आप पहुंचते कैसे हो, जब आपकी रनिंग स्टेज खत्म हो जाती है। तो बेसिकली आपने जो भी रन मेथड में लॉजिक लिखा था, वो लॉजिक हो गया खत्म, हमारी थ्रेड चली गई टर्मिनेटेड स्टेट में। तो इसको यहां तक पहुंचाने के लिए कोई मेथड नहीं कॉल होता। जैसे यहाँ पे स्टार्ट कॉल होता है तो रनेबल में आ जाता है, रन कॉल होता है तो रनिंग में आ जाता है। यहाँ पे कोई मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली मान लो हमारा रन हो गया खत्म। तो ये है हमारे थ्रेड के मेन फेजेस। इसके अलावा हमारे पास और भी फेज है, वो समझते हैं। अब जिन फेजेस की अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, उनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। हमने हमेशा बस ये क्या किया था, अपनी थ्रेड क्रिएट की थी, उसे स्टार्ट किया, तो हमने कहा वो रनेबल में आ गई। जब उसका अंदर से रन मेथड कॉल होगा और वो रन होने लग जाएगी तो वो रनिंग स्टेट में होगी, और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो टर्मिनेटेड स्टेट में होगी। अब आप इसको ऐसे मानो कि आपके पास दो थ्रेड है, लेट्स से T1 और T2, दोनों रनेबल स्टेट में है, तो वो बेसिकली एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है हमारे CPU से। और जब भी CPU जिसको भी टाइम देगा, लेट्स से T1 को, तो T1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब इंटरेस्टिंगली आप सोचो, इन दोनों थ्रेड्स T1 और T2 दोनों के पास अपना खुद का एक रन मेथड होगा। राइट, अब आप इमेजिन करो कि हमारी जो T1 थ्रेड है और T2 थ्रेड है, दोनों में ना एक कॉमन लॉजिक लिखा है कि एक पार्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब वो पार्ट ऑफ कोड एक शेयर्ड रिसोर्स हो गया। शेयर्ड रिसोर्स मतलब आपको पता है T1 भी उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, T2 भी उसे एग्जीक्यूट कर रहा है ना। उस केस में मुझे लगता है कि अगर T1 ने इसमें कुछ चेंज कर दिया तो T2 को उसके बारे में पता ही नहीं लग पाएगा। राइट, इस पार्ट ऑफ कोड को हम जनरली क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं अपनी मल्टीपल थ्रेडिंग के अंदर, क्रिटिकल सेक्शन। और हम चाहते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन को ना लॉक करके रखें। इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, पर अभी के लिए आप एक ऐसे एग्जांपल मान सकते हो कि लेट्स से ये है हमारे T1 का रन मेथड। ठीक है, ये मान लो T1 का रन मेथड है। अब आप मान लो इस रन मेथड ने क्या किया, इसने एक स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट था, पहले से एग्जिस्ट करता था S1 नाम का। ठीक है, जो हो सकता है हमारे कोड में ऊपर डिक्लेयर हो। इसने उसके नेम में, लेट्स से यहाँ पे इसने लिखा S1 डॉट नेम, और उसका नेम को चेंज कर दिया, लेट्स से उसके नेम में कर दिया आदित्य, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया T1 का रन। अब इसके बाद हमारे पास T2 का भी एक रन मेथड होगा, और वो क्या करेगा, मान लो वो भी कुछ सेम करता है, वो इस S1 के नेम में कोई और नाम डाल देता है, लेट्स से रोहित, कुछ इस तरीके से। अब आप सोचो, ये जो S1 नाम का ऑब्जेक्ट है तो रेफरेंस वेरिएबल है S1, तो एक्चुअली में S1 कहाँ होगा, हमारे स्टैक में, और हमारे हीप में उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। और आपको पता है हीप मेमोरी शेयर्ड मेमोरी होती है, तो हमारी दोनों थ्रेड T1 और T2 इसको शेयर कर रही होगी। तो अगर दोनों इस नेम वेरिएबल में एक आदित्य डालने की कोशिश करेगा, एक रोहित डालने की कोशिश करेगा, तो आप समझ सकते हो ना, ये जो मेरी स्टूडेंट क्लास है ये मेरी क्रिटिकल रिसोर्स बन गई, क्योंकि ये शेयर्ड है अमंग ऑल द थ्रेड्स, T1 T2 दोनों के अमंग शेयर्ड है, और मैं नहीं चाहता दोनों एक साथ इसको एग्जीक्यूट कर दे। राइट, हो सकता है मैं चाहता हूं पहले नाम आदित्य चेंज हो, फिर नाम रोहित चेंज हो, पर मान लो T1 और T2 दोनों पैरेलली चलने लग गए तो राइट, दोनों इसको एक्सेस कर लेंगे, और अचानक से हो सकता है कोई भी नाम आ सकता है, आदित्य भी आ सकता है, रोहित भी आ सकता है। सेम इवन अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी हुआ और पहले T1 रन हुई तो वो आदित्य नाम को रिप्लेस कर देगा, और फिर T2 रन हुई तो फिर उसको रोहित को रिप्लेस कर देगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि पहले रोहित और फिर आदित्य। तो ना मुझे नहीं पता चलेगा आखिर में नाम क्या हो रहा है। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, जनरली मैं कहता हूं कि मेरी ये जो स्टूडेंट क्लास है ना, ये मेरे लिए है क्रिटिकल रिसोर्स, और मैं नहीं चाहता सारी थ्रेड्स इसको एक साथ एग्जीक्यूट कर पाए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड होगा ना, लेट्स से जहाँ पे बेसिकली S1 डॉट नेम और जो भी आप सेट करना चाहते हो, ये एक क्रिटिकल रिसोर्स है और मुझे करना है इसे प्रोटेक्ट। तो मैं करता हूँ इस पर लॉक। मैं कहता हूँ कि एक बार में एक ही थ्रेड इसमें एंटर करेगी, लेट्स से T1 अगर एंटर कर गई तो T1 लॉक एक्वायर कर लेगी, एक तरह से उसने लॉक कर दिया इस सेक्शन को। अब चाहे कोई भी थ्रेड हो, T2 हो, T3 हो, T4 हो, कितनी भी बाहर वेट कर रही हो, इसके अंदर नहीं एंटर कर पाएंगी। कब तक, जब तक T1 इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। एक बार T1 निकल जाएगा तो ये लॉक रिलीज करेगा, फिर इनमें से कोई एक थ्रेड दोबारा एंटर करेगी और वो लॉक कर देगी, एंड सो ऑन। ये सब लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसको हम फर्दर अच्छे समझेंगे जब हम लॉक्स के बारे में समझेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे लग सकता है कि अभी भी तो अगर इनमें से एक भी थ्रेड एंटर की, उसने नाम को चेंज किया और वो निकल गई, फिर दूसरी एंटर करके उस नाम को दोबारा चेंज कर सकती है, तो लॉक का मतलब क्या हुआ, अभी भी तो दोनों थ्रेड एंटर कर सकती है। हमें देखो दोनों थ्रेड को एंटर करने से नहीं रोकना, हमें दोनों थ्रेड को साथ में एंटर करने से रोकना है। और वो क्यों रोकना है आपको समझ आएगा जब हम लॉकिंग के बारे में अच्छे से समझेंगे। क्योंकि देखो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो डिटर्मिनिस्टिक रहे, या तो T1 उसे एग्जीक्यूट करे या T2, या फिर T2 या T1, पर दोनों साथ में उसको एग्जीक्यूट ना करे, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसे आ सकती है वो जब हम लॉक्स के बारे में समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। पर आप समझ गए होंगे कि ऐसा हो सकता है कि मैं नहीं चाहता दोनों हमारे क्रिटिकल सेक्शन में साथ में जाएं, ठीक है, उसको साथ में एग्जीक्यूट करें। उस केस में क्या होता है कि मैं लॉकिंग मैकेनिज्म यूज़ करता हूं। मैं चाहता हूं अगर T1 एग्जीक्यूट हो रही है तो उस क्रिटिकल सेक्शन को वो लॉक कर देगी ताकि और कोई थ्रेड एग्जीक्यूट ना हो पाए, और T2 हो रही है तो T2 से लॉक कर देगी और बाकी थ्रेड्स को वेट करना पड़ेगा। तो जब ऐसा होता है कि हमारी T1 या T2 में से कोई लॉक को एक्वायर कर लेती है तो दूसरी थ्रेड चली जाती है एक नई स्टेज में, नई स्टेट में, जिसको मैं बोलता हूं ब्लॉकिंग स्टेज। तो लेट से वो चली गई हमारे एक ब्लॉक्ड स्टेट में। और ये कब होगा आपको बताइए, जब कोई थ्रेड लॉक को एक्वायर कर लेगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्वायर लॉक। तो बेसिकली ऐसा हुआ होगा कि T1 T2 दो थ्रेड थी, ये हमारा CPU था, पहले T1 रन हो रही थी, T1 ने एक लॉक एक्वायर किया, उसके बाद लेट्स से हुई कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और T2 एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। तो जब T2 एग्जीक्यूट हो रही थी और उसने भी सेम अगर क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने की कोशिश की तो वो क्या होगा, वो लॉक होगा, तो T2 चली जाएगी हमारी ब्लॉक्ड स्टेज में, ठीक है। तो T2 बेसिकली कभी रन ही नहीं हो पाएगी अगर वो एक ऐसे क्रिटिकल सेक्शन को रन करने की कोशिश करेगी जो लॉक होगा किसी और थ्रेड के द्वारा। अब जब T1 दोबारा स्टार्ट करेगी वो दोबारा उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर से स्टार्ट करेगी। अब जब वो क्रिटिकल सेक्शन का एरिया खत्म कर देगी, T1 लॉक को रिलीज करेगी, और जैसे ही T1 लॉक को रिलीज करेगी T2 हमारी ब्लॉक स्टेट से वापस आ जाएगी हमारे रनेबल स्टेट में, यानी कि वो भी रन होने के लिए दोबारा रेडी हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं लॉक रिलीज्ड। अब इंटरेस्टिंगली सिर्फ लॉक की बात नहीं होती, आप ऐसा मान सकते हो कि जो हमारी दो थ्रेड थी ना T1 T2, हो सकता है उसमें से एक थ्रेड T1 इनपुट आउटपुट लेने की कोशिश कर रही हो यूजर से। आप सोचो हमारे पास एक ही CPU है, ठीक है, लेट्स से ये CPU, और ये T1 को एग्जीक्यूट कर रहा था, ये भी T1 को एग्जीक्यूट कर रहा था, और T1 ने कहा कि मैं यूजर से ना कोई नाम इनपुट लेने की कोशिश कर रही हूँ, पर यूजर जब तक नाम डालेगा नहीं हम इस केस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो T1 क्या करेगी, सीधा ब्लॉक्ड स्टेटमेंट चली जाएगी ताकि और कोई थ्रेड रन हो सके तब तक जब तक यूजर इनपुट नहीं देता, और जब इनपुट आ जाएगा तो ये ब्लॉक स्टेट से वापस अपने रनेबल स्टेट में चली जाएगी। तो एक्वायर्ड लॉक के अलावा लेट्स से मैं यहाँ पे IO टास्क भी लिख देता हूँ, IO टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं, तो IO टास्क करना चाहती है, लॉक को एक्वायर करना चाहती है तो ब्लॉक में चली गई, और अगर वो हो गया है काम तो लॉक रिलीज हो गया और वो वापस रनेबल में चली गई। अब देखो यहाँ पे ना मैंने गलत चीज की है कि मैंने रनेबल से ब्लॉक स्टेट में डाला है, जो कि गलत है। आप सोचो T1 और T2 दो थ्रेड थी, मैंने कहा ये हमारा CPU था, मैंने कहा T1 रन हो रहा है, ठीक है, और उसने एक लॉक को एक्वायर कर लिया और उसके बाद हुआ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, अब T2 रन होने लग गया। अब जब T2 लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करेगा तभी तो वो ब्लॉक होगा, और वो कोशिश कब कर पाएगा, जब वो रन हो रहा था, ठीक है। तो मुझे इसको यहां से ज्वाइन नहीं करना चाहिए एक्चुअली, अब लॉजिकली ये होना चाहिए इससे ज्वाइन, हमारे रनिंग स्टेट से। पर देखो जावा के अंदर क्या होता है, ये दोनों स्टेजेस रनेबल और रनिंग एक ही स्टेज माने जाते हैं, राइट। तो बेसिकली मेरा डायग्राम होगा कुछ ऐसा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। मैं इनसे एंट्री करूंगा और इससे एग्जिट करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये दोनों एक ही स्टेज है। अब वो क्यों माने जाते हैं, अब लॉजिकली सोचो, हम बस स्टार्ट कर सकते हैं किसी थ्रेड को, राइट, हम खुद से रन नहीं कर सकते, और ये हमारे हाथ में नहीं है कि कौन सी थ्रेड कब रन हो रही है, वो CPU के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलकर डिसाइड करते हैं। हमारे लिए तो ये दोनों एक ही स्टेज है, तो चाहे हमारी थ्रेड रन होने के लिए रेडी है या एक्चुअली रन हो रही है, तो इसका मतलब चाहे हमारी थ्रेड वेटिंग एरिया में खड़ी है, लेट्स से CPU है तो T1 T2, और अगर T1 रन हो रही है तो T2 वेटिंग एरिया में खड़ी है, या फिर अगर T2 रन हो रही है तो T1 वेटिंग एरिया में खड़ी है। तो चाहे जो भी हो, पर ये दोनों थ्रेड T1 T2 रन होने के लिए तो रेडी है ना, हमारे लिए ये दोनों एक ही स्टेज है, और जावा इनको रनेबल के नाम से ही जानता है। रनिंग हम बस कंसेप्चुअली अंदर से बना लेते हैं, पर रनिंग कोई स्टेज नहीं है, अंदर से रनेबल नाम की ही एक स्टेज है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अलावा दो स्टेजेस और हैं, ठीक है। एक स्टेज है हमारी वेटिंग स्टेज, वेटिंग, और कोई भी थ्रेड इस स्टेज में कब आएगी, कोई भी थ्रेड इस फेज में तभी आएगी अगर आपने उस थ्रेड पे वेट मेथड कॉल किया होगा। अब ये मेथड क्या है इसको हम अच्छे से देखेंगे, ये दो थ्रेड्स की आपस में बात कराने के लिए बहुत काम आता है। और ये इस स्टेज से वापस कब जाएगी, ये इस स्टेज से वापस जाएगी जब आप उसी थ्रेड पे जिस पे आपको वेट करवाया है उस पे आप कॉल करोगे नोटिफाई मेथड, नोटिफाई, ठीक है। तो जैसे आप नोटिफाई कॉल करोगे वो जग जाएगी और वापस अपने रनेबल स्टेज में आ जाएगी,
ठीक है, अब ये वेटिंग स्टेज के बारे में हम अच्छे से डेप्थ में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अपने नए स्टेज पे चलते हैं जो कि है टाइमिड वेटिंग। टाइमिड वेटिंग, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज है। ये कहता है कि हम किसी थ्रेड को ना कुछ टाइम के लिए भी वेट करा सकते हैं, राइट, टाइम स्पेसिफिक वेट करा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर कुछ मेथड कॉल करें। लेट से स्लीप एक मेथड है, स्लीप, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन भी एक मेथड आता है जिसमें हम टाइम भी दे सकते हैं। इनफैक्ट ज्वाइन यहाँ पे भी आ सकता है, हम ज्वाइन यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं उसको वेट स्टेज में डालने के लिए। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम सारे मेथड्स में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनफैक्ट वेट भी आ सकता है एक एक्स्ट्रा पैरामीटर के साथ जो कि होगा टाइम। तो यहाँ पे भी अगर हम टाइम दे दें, यहाँ पे भी टाइम दे दें, और स्लीप के अंदर भी अगर हम एक टाइम दे दें, तो हमारी जो थ्रेड है जिसको हमने स्लीप किया है वो कुछ टाइम के लिए वेटिंग स्टेज में चली जाएगी। और जब वो टाइम खत्म हो जाएगा, जब वो टाइम आपका खत्म हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी हमारे रनेबल में, ठीक है। तो ये है हमारे थ्रेड्स के सारे फेजेस। जनरली हम इसको बोलते हैं 1 फेज, 2, 3, 4, 5 एंड 6 फेजेस। हमारे जो 2 फेजेस हैं इसको हम एक ही फेज में कंसिडर करते हैं जो कि रनेबल फेज, ठीक है। आप इंटरेस्टिंगली ये फेज तो बिल्कुल समझ ही गए होगे कि न्यू से हम रनेबल में कैसे जाते हैं और रनेबल से हम टर्मिनेटेड में कैसे जाते हैं। बस ये 3 केसेस स्पेशल हैं, इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि ब्लॉक्ड स्टेज क्या कहता है, वेटिंग और टाइमिड वेटिंग क्या कहता है। अब देखो हमारे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है स्टॉप। स्टॉप, ऑल्दो ये मेथड अब डेप्रिकेट हो गया है, जावा नहीं चाहती आप इसे यूज करो, और वो क्यों नहीं चाहती वो भी हम आगे देखेंगे। पर आप इमेजिन करो अगर हमने इस मेथड को यूज किया ना, तो हमारी थ्रेड चाहे किसी भी फेज में रही हो, ठीक है, तो चाहे वो न्यू फेज में हो, चाहे रनेबल फेज में हो, चाहे ब्लॉक, चाहे वेटिंग, चाहे टाइमिड वेटिंग, अगर हमने उस पर कॉल किया स्टॉप तो वो सीधा टर्मिनेटेड स्टेट में चली जाएगी। तो बेसिकली इसको मैं ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, हम न्यू से भी टर्मिनेटेड पे चले जाएंगे, रनेबल से भी टर्मिनेटेड पे चले जाएंगे, और अपने ब्लॉक्ड वेटिंग और टाइमिड वेटिंग से भी टर्मिनेटेड पे चले जाएंगे अगर हमने स्टॉप कॉल कर दिया। कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी अगर हमने स्टॉप कॉल किया तो हम चले जाएंगे सीधा टर्मिनेटेड स्टेज पे। ये अच्छा मेथड नहीं है, इसे हमें यूज नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाता है जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। पर ये है आपकी पूरी की पूरी थ्रेड की लाइफ साइकिल। हो सकता है डायग्राम देखने में पूरा एज अ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। इनफैक्ट हम अपने वेटिंग स्टेज, टाइमिड वेटिंग, ब्लॉक स्टेज को तो डेप्थ में पढ़ेंगे ही, पर आप न्यू फेज, रनेबल और टर्मिनेटेड को तो अच्छे से समझ ही गए होगे। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे मैंने demo6.java करके एक फाइल बना रखी है जिसमें हम अपने थ्रेड्स के सारे फेजेस को देखेंगे, तो थ्रेड लाइफ साइकिल अच्छे से, और उसको समझेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि थ्रेड क्रिएशन स्टेज। अब देखो इंटरेस्टिंगली हमारी थ्रेड क्लास के अंदर ना एक इनम होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट। तो थ्रेड डॉट स्टेट, अगर हम इस इनम के अंदर जाएंगे तो आपको देखो थ्रेड की सारी स्टेट्स मिल जाएंगी, न्यू, रनेबल, ब्लॉक्ड, वेटिंग, टाइमिड वेटिंग और टर्मिनेटेड, जिसके बारे में हमने बात की थी। मैंने आपको कहा था यहाँ पे कोई रनिंग स्टेज नहीं होगी क्योंकि वो रनेबल के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। ये एक इनम है, तो हम इस इनम का यूज़ कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारी जो थ्रेड है वो कौन सी स्टेज पे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपनी थ्रेड की न्यू स्टेज। तो थ्रेड न्यू स्टेज, इसको कमेंट कर लेते हैं, ओके। तो लेट से मैंने लिखा थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे मैंने कोई लॉजिक लिखा, बिल्कुल सिंपल लॉजिक लिखते हैं जैसे हम हमेशा लिख रहे थे। मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ नेम ऑफ करंट थ्रेड इज, और यहाँ पे अपना थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे थ्रेड का नाम प्रिंट हो जाता है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्रेड को क्रिएट किया है, मैंने स्टार्ट नहीं किया, राइट। तो ये लॉजिक तब तक प्रिंट नहीं होगा जब तक मैं थ्रेड को स्टार्ट नहीं करूंगा। पर आप सोचो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, ये जो मेरी T1 थ्रेड है ना, इसका मैं गेट स्टेट कॉल करूँ, गेट स्टेट, तो एक मेथड है जो मुझे क्या करेगा, एक स्टेट ला करके देगा अपनी करंट थ्रेड की, राइट। तो जैसे ही मैं इसका गेट स्टेट कॉल करूँ तो देखते हैं मेरे पास कौन सी स्टेट प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हो मेरे पास स्टेट प्रिंट हुई न्यू, राइट। तो यानी कि मेरी अभी जो करंट थ्रेड है वो न्यू स्टेट पे है, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ T1 डॉट स्टार्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं उसको लेकर के आ गया रनेबल स्टेज पे। रनेबल स्टेज आपको पता ही है अंदर से क्या हुआ होगा, मैंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला होगा कि एक नई थ्रेड बनाओ और उसको रेडी कर दो रन होने के लिए। तो यहाँ पे वो रनेबल स्टेज पे है। अब अगर मैं यहाँ पे फटाफट से T1 डॉट गेट स्टेज दोबारा करता हूँ, गेट स्टेट, ओके,
तो यहाँ पे मेरी रनेबल स्टेट प्रिंट होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले मेरा प्रिंट होना चाहिए मेरा न्यू स्टेट, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ t1 डॉट स्टार्ट और फिर अपनी स्टेट को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो ये है कि जैसे मैंने t1 डॉट स्टार्ट किया, मैंने कहा कि तू रन होने के लिए रेडी है, पर हो सकता है अभी एकदम से रन ना हुई हो, थ्रेड क्रिएट ना हुई हो, जो कि ज्यादा हाई चांस है, क्योंकि तुरंत मैंने अगली लाइन में लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन t1 डॉट गेट स्टेट, जो भी इसकी स्टेटस है प्रिंट कर दो। तो पहले इसकी स्टेट प्रिंट हो जाएगी, यानी कि न्यू के बाद सीधा प्रिंट हो जाएगा हमारी रनेबल स्टेट, ठीक है। उसके बाद इसका लॉजिक प्रिंट होगा जो कि है नेम ऑफ करंट थ्रेड इज, जो भी इसका नाम होगा, लेट्स से थ्रेड 0, और फिर ये खत्म हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। पर दूसरा सिनेरियो जो कि काफी कम चांस है होने के, वो ये है कि जैसे ही मैंने t1 डॉट स्टार्ट किया, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ने थ्रेड बनाई और फटाफट वो रन होना स्टार्ट हो गई, और जैसे ही वो रन होना स्टार्ट हो गई, हमारी स्क्रीन पे आ गया नेम ऑफ करंट थ्रेड इज थ्रेड 0, और जैसे ये प्रिंट हुआ हमारी थ्रेड खत्म हो गई, यानी कि टर्मिनेटेड स्टेट में चली गई। और फिर जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करें और तो यहाँ पे हमारा रनेबल ना आकर के आ जाए टर्मिनेटेड, ठीक है। पर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये टर्मिनेटेड होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि देखो इस सब में ना टाइम लगता है कि t1 डॉट स्टार्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली एक थ्रेड क्रिएट करता है, उसको रेडी रखता है, तब तक हमारे अगली स्टेटमेंट के रन होने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं। पर क्योंकि अगेन मैंने कहा था थ्रेड्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, तो कभी ऐसा रेयर केस आ सकता है कि यहाँ पे आपका टर्मिनेटेड प्रिंट हो जाए, ठीक है। एक बार अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो हाँ, बिल्कुल यहाँ पे हमारा रनेबल ही प्रिंट हुआ, पहले न्यू स्टेज, फिर रनेबल स्टेज, और फिर उसका लॉजिक नेम ऑफ करंट थ्रेड इज थ्रेड 0। अब इंटरेस्टिंगली मैं कह रहा हूं मुझे टर्मिनेटेड स्टेट को भी देखना है, ठीक है। तो उसे देखने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख सकता हूँ गेट स्टेट, ठीक है। तो मैंने एक बार लिखा और एक्सपेक्ट किया कि अब तक तो मेरी t1 डॉट स्टार्ट चल गई होगी, ये आ गया होगा और वो टर्मिनेटेड में चली गई होगी, तो मेरा यहाँ पे टर्मिनेटेड प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। पर क्या ऐसा होगा, एक बार देखते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा 2 बार रनेबल प्रिंट हो गया, यानी कि अभी भी वो खत्म नहीं हुई थी। वट इफ मैं दोबारा लिख दूं, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी कब खत्म हो जाए, मैंने 3-4 बार लिख दिया, क्या मेरा हर बार रनेबल प्रिंट होगा? ये देखो, हर बार रनेबल 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 रनेबल, और फिर ये थ्रेड चल गई। मतलब मेरी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है मेरे इस थ्रेड के एग्जीक्यूट होने से पहले। अब हो सकता है मैं 100-200 बार लिख दूं तो लास्ट में कुछ टर्मिनेटेड प्रिंट कर दे, पर जनरली ये सब प्रिंट करेंगे हमारे रनेबल, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होती है इसके एग्जीक्यूट होने से, क्योंकि मैंने आपको कहा था काफी टाइम लगता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक थ्रेड बनाएगा, उसे वो सीपीयू टाइम मिलेगा। तो बेस्ट तरीका है कि मैं मेरी जो मेन थ्रेड है ना, उसको मैं थोड़ी देर के लिए स्लीप करवाऊं कि तो थोड़ी देर रुक जा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं लिखूं थ्रेड डॉट स्लीप, लेट्स से 2000, मतलब ये मिली सेकेंड्स है, तो मैंने कहा 2 सेकंड्स के लिए स्लीप कर जाओ। और ये मेरी कौन सी थ्रेड है? करंट थ्रेड। यहाँ पे देखो मेरे को एक एरर आ रहा है, और वो एरर ये है अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो जब भी मैं थ्रेड डॉट स्लीप लिखता हूँ मुझे एक्सेप्शन थ्रो करती है, तो मैं काम करता हूँ उसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख देता हूँ। तो ट्राई कैच, लेट्स से एक्सेप्शन को ही हैंडल कर लिया मैंने ई, और उसको मैंने अभी के लिए खाली छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी मेन थ्रेड को स्लीप करवा दिया। देखो थ्रेड में एक स्टैटिक मेथड है स्लीप, इसको भी आप आगे देखेंगे। मैंने कहा 2000 मिली सेकेंड्स, मैंने कहा 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकंड्स के लिए स्लीप हो जा, ठीक है। अब मुझे पता है इतने टाइम में हमारी ये वाली थ्रेड तो रन हो ही चुकी होगी। उसके बाद मैं अगर दोबारा प्रिंट करूं अपनी गेट स्टेट को, बेसिकली कुछ ऐसे, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली श्योर हूं कि अब मेरा टर्मिनेटेड प्रिंट हो जाना चाहिए, राइट। एक बार देख लेते हैं। बस याद रखना, अब हमारा मेन कोड 2 सेकंड के लिए होल्ड करेगा। कब होल्ड करेगा? जब हम t1 थ्रेड बना चुके होंगे, t1 को स्टार्ट कर चुके होंगे, एक बार अपनी न्यू स्टेज प्रिंट कर चुके होंगे, एक बार रनेबल स्टेज प्रिंट कर चुके होंगे, फिर हम बोलेंगे अपनी मेन को तो तू रुक जा, t1 को चलने दे, फिर t1 अपना लॉजिक प्रिंट करेगा और फिर हम अपनी टर्मिनेटेड स्टेट प्रिंट करेंगे। तो एक बार इसको हम करते हैं रन। तो अब देखो, ये देखो यहाँ पे 2 सेकंड का होल्ड आया, सबसे पहले न्यू प्रिंट हुआ, फिर रनेबल, फिर हमारा मेन थ्रेड रुक गई फॉर 2000 मिली सेकेंड्स, और तब तक हमारा जो थ्रेड 1 है, t1 है, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, तो उसने प्रिंट कर दिया ये, और फिर वो खत्म हो गई तब 2 सेकंड के अंदर अंदर तक, और फिर हमारी स्टेज प्रिंट हो गई टर्मिनेटेड, राइट। तो हमने यहाँ पे अपनी तीनों स्टेजेस को प्रिंट कर दिया। अब देखो इंटरेस्टिंगली, जब हमारी मेन थ्रेड स्लीप कर रही है ना, तो मैं चाहता हूं तो कोई मुझे ये भी बता दे कि इस मेन थ्रेड का स्टेज क्या है, राइट। उसकी स्टेज होनी चाहिए टाइमिड वेटिंग, है ना। पर वो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूं? अगर मैंने उसको यहां प्रिंट करने की कोशिश की, लेट्स से अपनी मेन थ्रेड की, तो मैं यहाँ पे लिख दूं लेट्स से थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट स्टेट। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने गेट स्टेट लिखा, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइमिड वेटिंग प्रिंट होगा। आंसर है नहीं, क्योंकि अभी तक वो स्लीप नहीं हुई है, इसके नेक्स्ट लाइन से वो स्लीप होगी, और जैसे ही वो स्लीप हो जाएगी मैं कुछ प्रिंट भी नहीं कर पाऊंगा, है ना, मेन थ्रेड में। तो मैं उसको यहाँ नहीं लिख सकता। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कि मैं यहाँ पे ना नेम ऑफ करंट थ्रेड के बाद में यहाँ पे प्रिंट करूं मेन थ्रेड की स्टेट। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो मैं सिंपल लिखूं, तो देखो यहाँ पे मैं पहले अपनी मेन थ्रेड का रेफरेंस लेकर के आऊं, तो मैं पहले वो ले लेता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। लेट्स से मैंने लिखा थ्रेड, लेट्स से मेन थ्रेड इक्वल टू थ्रेड डॉट करंट थ्रेड,
तो मैंने अपनी मेन थ्रेड का रेफरेंस ले लिया मेन थ्रेड में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन थ्रेड डॉट गेट स्टेट। तो ये प्रिंट करेगा हमारी मेन थ्रेड की स्टेट को जब मेरी मेन थ्रेड स्लीप हो रही होगी, राइट? क्योंकि जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, इसकी स्टेट प्रिंट करके मेन थ्रेड को स्लीप करवा दिया। तो जब तक मेरी मेन थ्रेड स्लीप हो रही है, मेरा T1 रन हो रहा होता है बैकग्राउंड में, आपको पता ही है। तो जब ये रन हो रहा था ना, मैंने कहा कि मैं इसकी स्टेट भी प्रिंट करूंगा मेन थ्रेड की। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा टाइम इट वेटिंग स्टेज भी प्रिंट हो गई। तो देखो यहाँ से प्रिंट हुई हमारी न्यू, यहाँ से प्रिंट हुई हमारी रनेबल, ठीक है, ये सब तो हमें पता है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने अपनी मेन थ्रेड को स्लीप करवाया और हमारी करंट थ्रेड प्रिंट होना स्टार्ट हुई, उसने पहले प्रिंट किया नेम ऑफ करंट थ्रेड इज थ्रेड 0 और मेन थ्रेड की स्टेट है टाइम इट वेटिंग। और फाइनली हमारा यहाँ से प्रिंट हुई हमारे नॉर्मल थ्रेड T1 के टर्मिनेटेड स्टेट, ठीक है। तो ऐसे आप खेल सकते हो अलग अलग स्टेट को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे अभी हमने ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट नहीं देखा है, क्योंकि अगेन उसके लिए मेरे को लॉक्स की जरूरत पड़ेगी, वो हम बाद में समझेंगे। और वेटिंग के लिए भी आप वेट कॉल कर सकते हो दूसरी साइड पे, पर उसको हम इन डेप्थ बाद में समझेंगे। पर अभी के लिए आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारी अलग अलग स्टेट इंटरेक्ट करती हैं। बस आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये याद रखनी है कि जो हमारी ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेज होती है, तो जब भी थ्रेड हमारी इस स्टेज में होगी, तो वो जितने भी लॉक्स हैं जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर लॉक्स, उन्हें रिलीज कर देती है। मॉनिटर लॉक्स मतलब अगर इसने कोई लॉक एक्वायर किया हुआ है तो उसे वो रिलीज कर देगी दूसरी थ्रेड्स के लिए। लेकिन जो हमारी टाइमिड वेटिंग स्टेज है, ये मॉनिटर लॉक्स रिलीज नहीं करती। अगेन इसके बारे में आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा जब हम लॉकिंग मैकेनिज्म समझेंगे। पर आई होप अभी के लिए आपको थ्रेड की लाइफ साइकिल अच्छे से समझ आई होगी, आपको समझ आएगा हम थ्रेड्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगले लेक्चर में हम थ्रेड्स के मेथड्स को देखेंगे, डीमन थ्रेड्स क्या होती है वो देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।